नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मांग। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है मांग। और ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड में तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, बीए के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये मांग की अवधारणा टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो ये सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और मैंने इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण न हो। अब हम बात हमने कर ली थी मांग का नियम क्या होता है, वस्तुएं कौन सी होती हैं, ये सब बातें हमने पिछली क्लासों में कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं मांग व आय का संबंध कैसा होता है, मांग व आय में कैसा संबंध होता है। तो आपने बात ध्यान में रखनी है, मांग व आय का संबंध कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य रूप से उस वस्तु की क्या हो जाती है, मांग भी बढ़ जाती है। जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, विलासिता की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो ये संबंध ध्यान रख लेना, ये धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में थोड़ा एक और बता देता हूँ, घटिया वस्तु। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ कुछ समय तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद आय के बढ़ने के बाद मांग क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। तो ऐसी वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। ऐसी वस्तुएं कौन सी होती है, घटिया वस्तुएं होती हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आय बढ़ने के साथ, ठीक है, मांग आय बढ़ने के साथ कुछ समय तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद आय बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। जैसे अनाज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का की मांग को हम इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है इन दो चीज़ों में। वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन एक ही है क्या, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन, देखिए मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होता है। पहले एक बात को समझिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन यानी कि कमी या वृद्धि, तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र प्रचलन से दिखाया जाता है। तो पहले मैं इन दो चीज़ों को स्पष्ट कर देता हूँ कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन क्या है। तो मांग मात्रा में परिवर्तन देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि के कारण उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है और इसे एक ही मांग वक्र पर चलन के द्वारा दिखाया जाता है। तो वो होता है मांग मात्रा में परिवर्तन। लेकिन मांग में परिवर्तन क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में आय बढ़ जाए या कम हो जाए, उपभोक्ता की रुचि या पसंद में परिवर्तन हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तुओं कीमतों में परिवर्तन होने के कारण जो मांग वक्र है, जो मांग वक्र है उसका ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होना क्या कहलाता है, यानी कि मांग वक्र में परिवर्तन क्या कहलाता है, मांग में परिवर्तन कहलाता है। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है, मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसे एक ही वक्र पर दर्शाया जाता है, इसे मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और जब किसी वस्तु में कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की आय हो गया, उपभोक्ता की रुचि हो गई, पसंद में परिवर्तन हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, इनके कारण जो मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तन होना क्या कहलाता है, मांग में परिवर्तन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मांग में विस्तार क्या है और मांग में संकुचन क्या है। मांग में विस्तार, तो देखिए मांग में विस्तार क्या है, तो उस वस्तु की कीमत में कमी के कारण होता है। उस किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण, किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण, मान लीजिए पहले कीमत OP1 थी, पहले कीमत क्या थी, OP1 थी, ठीक है। तो वो उसकी कितनी मात्रा खरीद रहा था, OX1 मात्रा खरीद रहा था उसकी, ठीक है। तो जब कीमत में कमी होगी, कीमत घटकर कितनी आ गई, OP2 आ गई, कीमत घटकर OP2 आ गई, तो उसकी मात्रा बढ़कर कितनी होगी, OX2 मात्रा खरीद रहा है, वो OX2 मात्रा खरीद रहा है। तो ये क्या मात्रा में वृद्धि हुई है, मांग मात्रा में वृद्धि हुई है, यानी कि जो ई से हम कहाँ पहुँच गए, एफ पर पहुँच गए। तो ये क्या है, मांग में विस्तार है। इसी प्रकार हम संकुचन को समझते हैं। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, पहले कीमत मान लो OP2 थी, अब कीमत बढ़कर OP1 हो गई। इससे क्या हुआ, जो मात्रा पहले खरीद रहा था OX2,
अब वो घटकर कितनी हो गई OX1, यानी कि वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की जो है वो कम मात्रा खरीदता है, तो इसे कहते हैं संकुचन। इसमें हम ई बिंदु से एफ बिंदु पर पहुंचे हैं, यानी कि ऊपर की ओर गए, यानी कि मात्रा में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये होता है मांग में संकुचन। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसमें क्या है, हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, तो ये तो है मांग में विस्तार। अब बात करते हैं मांग में संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, तो उसे हम कहते हैं मांग का संकुचन। इसमें हम उसी मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन क्या है, देखिए मांग में परिवर्तन, देखिए मांग में जो परिवर्तन है, मांग परिवर्तन इसमें दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो मांग वक्र का दाहिनी ओर ऊपर की ओर खिसकना, और एक मांग वक्र का नीचे की ओर बाईं ओर खिसकना। तो सबसे पहले देखते हैं मांग में परिवर्तन, यानी कि मांग में वृद्धि या मांग वक्र का ऊपर उठना या दाईं ओर खिसकाव। देखिए कीमत के अपरिवर्तित रहने पर अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, जो मांग वक्र है पहले डी था, अब वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि D1 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, मांग में वृद्धि कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि कहेंगे। और इसके विपरीत मांग में कमी या मांग वक्र का बाईं ओर खिसकाव, ये क्या है, कीमत, किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए कीमत स्थिर रहे, इसका यही मतलब है, कीमत स्थिर रहे, लेकिन उपभोक्ता की आय में क्या हो जाए, कमी हो जाए। उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, यानी कि डी से D2 हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं मांग में कमी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं मांग की लोच की। देखिए बात करते हैं मांग की लोच की। तो सबसे पहले तो हमें ये जो लोच है इसका अर्थ पता होना चाहिए कि लोच क्या है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम मांग का नियम पढ़ के आए हैं। तो मांग का नियम हमें क्या बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन मांग का नियम हमें यह नहीं बताता कि वस्तु की अगर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में अधिक परिवर्तन क्यों हो जाता है। ठीक है, मांग का नियम क्या कहता है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। ये चीज़ तो मांग का नियम हमें बताता है, लेकिन ये हमें यह नहीं बताता कि अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो उसकी मांग में अधिक परिवर्तन क्यों होता है, जबकि अन्य वस्तु के मूल्य में उतने ही परिवर्तन का उसकी मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस आर्थिक घटना की व्याख्या करने के लिए मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नया विचार दिया था जिसे मांग की लोच कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा दिया गया है, मार्शल के द्वारा। ठीक है, मांग की लोच की जो अवधारणा है ये मार्शल के द्वारा दी गई है। अब ये लोच शब्द जो है इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। लोच, देखिए लोच का सीधा सा अर्थ हम लेते हैं किसी वस्तु में घटने या बढ़ने की शक्ति, किसी वस्तु में घटने या बढ़ने की शक्ति। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, रबड़ को लेते हैं। देखिए रबड़ दबाव पड़ने पर वह क्या हो जाता है, अगर रबड़ पर दबाव पड़े तो वह बढ़ जाएगा और दबाव हटा लेंगे तो वह सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है लोच जो है दो बातों पर निर्भर करती है। लोच कितनी बातों पर निर्भर करती है, दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो वस्तु का स्वभाव और एक उस पर पड़ने वाला दबाव पर। ठीक है, वस्तु की लोच ध्यान रखना दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु का स्वभाव और वस्तु पर पड़ने वाला दबाव। तो यदि किसी वस्तु का स्वभाव लचीला नहीं है तो बहुत दबाव पड़ने पर भी वो कम बढ़ेगी। यही बात वस्तुओं की मांग के संबंध में भी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि मूल्य परिवर्तन का उनकी मांग पर
बहुत अधिक असर पड़ता है, जबकि कुछ वस्तुओं की मांग पर कम प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की मांग पर मूल्य के परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे अर्थशास्त्र में हम लोचदार मांग कहते हैं, और यदि मांग मूल्य परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे हम बेलोच मांग कहते हैं। तो शुरू करते हैं, हम मांग की लोच का अर्थ देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, कीमत में परिवर्तन से मांग की प्रतिक्रियाशीलता की कोटि को मांग की लोच कहा जाता है। यानी कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग क्या रिएक्ट करती है, यही जो चीज है ये क्या कहलाएगी, हमारी मांग की लोच कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में मार्शल ने परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि मार्केट में मांग की लोच या क्रियाशीलता इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो तथा कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक या कम हो। तो ये ध्यान रखना मार्शल ने। और प्रोफेसर लिप्सी के अनुसार कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात क्या है, मांग की लोच है। इसी प्रकार प्रोफेसर मेयर्स ने भी इसे परिभाषित किया है, बेनहम ने भी परिभाषित किया है। तो देखिए, जो प्रोफेसर मेयर्स ने क्या कहा था, प्रोफेसर मेयर्स ने मांग की लोच के संबंध में कहा था कि मांग की लोच कीमत में हुए थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर में खरीदी गई मात्रा में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन की माप है, जो कि कीमत के परिवर्तन में भाग देने पर आ जाए। और इसी प्रकार जो है बेनहम ने भी इसे परिभाषित किया था कि मांग के लोच के विचार का संबंध मूल्य में होने वाले छोटे से भी परिवर्तन का मांग की मात्रा में पड़ने वाला प्रभाव से है। ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो मांग की लोच के संबंध में दी गई थी अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे आगे मांग की लोच की श्रेणियों की, मांग की लोच की श्रेणियों की। तो वैसे तो मुख्यतः 5 श्रेणियां हैं इसकी, तो हम बारी बारी से सबके पूरे विश्लेषण के साथ, पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारी जो है पूर्णतया लोचदार मांग, यानी कि अनंत मांग, पूर्णतया लोचदार। देखिए, पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहेंगे? पूर्णतया लोचदार मांग या अनंत मांग उस स्थिति को कहते हैं जहां पर प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग क्या होती है, अनंत होती है। जहां प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है। और ये वो है स्थिति होती है जिसमें अगर कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए तो मांगी जाने वाली मात्रा शून्य हो सकती है। तो ये जैसे देख रहे हैं आप, ओपी कीमत यहाँ पर स्थिर है। ठीक है। लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा ओ क्यू से ओ क्यू वन बढ़ गई, ओ क्यू से ओ क्यू टू घट गई। तो ये ध्यान रखना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का मांग वक्र क्या होता है, पूर्णतया लोचदार होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका जो मांग वक्र है वो ध्यान रखना, ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है मुख्य रूप से। पूर्ण प्रतिस्पर्धा और इसका जो वक्र है किसके समानांतर होता है, ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है। और इसका वास्तविक जीवन से कोई भी महत्व नहीं होता है, ये काल्पनिक माना गया है। ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन होती नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, सापेक्षता लोचदार मांग। देखिए, सापेक्षता लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोच भी इसे कह सकते हैं हम। तो है क्या, मांग का अनुपातिक परिवर्तन। जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा होता है तो वो जो लोच है उस स्थिति में लोच 1 से अधिक होती है। ठीक है। तो इसका आप जो वक्र है वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की जो है कीमत में 20% की वृद्धि हुई, कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो जाए, 40% परिवर्तन हो जाए या 80 हो जाए या 60 हो जाए। यानी कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से क्या होगा, अधिक होगा। अब हम इसे वक्र के द्वारा देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ओ पी कीमत व ओ क्यू मात्रा पर कुल खर्च क्या है, ओ क्यू इंटू ओ क्यू, ओ पी इंटू ओ क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, ओ क्यू आर पी। यानी कि जब हम ओ क्यू मांग मात्रा और ओ पी
कीमत लेते हैं तो हमें कुल खर्च क्या प्राप्त होता है, OQRP, ये क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब जब अगर कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो कीमत अगर मान लो घटकर OP1 होगी तो मात्रा क्या होगी, OQ1 होगी। तब हमारा कुल खर्च क्या होगा, OP1 इंटू OQ1, और कुल क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा, OQ1SP1 ये क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये मांग वाला जो क्षेत्र है, ये मांग वाला क्षेत्र है, ये कीमत के क्षेत्र से क्या है, अधिक है। ये कीमत वाले क्षेत्र से क्या है, अधिक है। यानी कि मांग मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक है। तो इस कंडीशन में लोच कैसी होती है, इकाई से अधिक होती है। और विलासिता की वस्तुओं में ऐसा पाया जाता है, विलासिता की जो वस्तुएं हैं उसकी लोच जो है इकाई से अधिक होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 पे, इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच, इकाई के बराबर लोच में देखिए, जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, तो जो लोच है वो क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र है वो आयताकार अतिप्रवलय होता है, आयताकार अतिप्रवलय होता है। यानी कि जिसके सब बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। अब आयताकार अतिप्रवलय वह वक्र होता है जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। ये जो वक्र है इसके नीचे ये जितने भी आयत बनेंगे सबका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। इसके अनुसार कीमतों के घटने या बढ़ने से वस्तु पर किया गया खर्च अगर समान रहता है, मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। तो इसका मांग वक्र कैसा होता है, मांग वक्र इसका आयताकार अतिप्रवलय होता है। और प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर कौन सी स्थिति का कौन सी लोच का उदाहरण है, तो ये कौन सी कंडीशन है, तो इकाई के बराबर लोच है ये। और इसमें वक्र कैसा होता है, इसमें वक्र होता है आयताकार अतिप्रवलय होता है, और ये इसका मांग वक्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मांग में मान लो 20% का परिवर्तन हुआ, कीमत में अगर किसी वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन हुआ है तो मांग मात्रा में भी कितना परिवर्तन होगा, 20% का परिवर्तन होगा। तो वो क्या है, मांग इकाई के बराबर लोच, इकाई के बराबर लोच। अब हम बात करेंगे बेलोचदार मांग की लोच। देखिए बेलोचदार मांग क्या है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, इकाई से कम लोच। इसे हम कह सकते हैं इकाई से कम लोच, इकाई से कम लोच भी इसे हम कह सकते हैं। इसके अंदर देखिए क्या होता है, तो मांग का अनुपातिक परिवर्तन जो है, मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। तो उस स्थिति में मांग की लोच जो है 1 से क्या होती है, कम होती है। मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसे हम वक्र द्वारा समझ सकते हैं। देखिए OP कीमत जब हम लेते हैं, OP कीमत जब लेते हैं तो मात्रा OQ लेते हैं, तो कुल खर्च हमारा क्या होगा, OP इंटू OQ। ठीक है। और हमारा जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा हमें क्या होगा, OQRP, ये क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम जब कीमत OP1 और मात्रा OQ1 लेते हैं तो कुल खर्च हमारा क्या होता है, OP1 इंटू OQ1, और क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त होगा, OQ1SP1, ये क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा ये जो कीमत वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि OQ1SP1 इससे ज़्यादा होगा OQRP, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये हमारा अधिक होगा। यानी कि कीमत में जो परिवर्तन है वो अधिक होगा, मांग में क्या होगा, कम होगा। यानी कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। तो उस स्थिति में मांग की लोच क्या होती है, बेलोचदार होती है, इकाई से कम होती है।
अनिवार्य जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उसकी लोच इस प्रकार की होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में लास्ट जो है हमारी आ जाती है शून्य लोच। शून्य लोच देखिए, जब कीमत के परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, कीमत में परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये ऐसी जो लोच है वो कौन सी लोच कहलाती है? शून्य लोच कहलाती है। इसका जो मांग वक्र है वो ओ वाई अक्ष के समानांतर होता है, ओ वाई अक्ष के समानांतर होता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से जो है कीमत लोच जो है वो 5 प्रकार की होती है। पर किसी भी वस्तु की मांग न तो पूर्णतया लोचदार होती है और न ही पूर्णतया बेलोचदार होती है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों स्थितियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। सामान्य तौर से वस्तुओं की जो मांग की लोच है केवल 3 ही प्रकार की होती है, लोचदार मांग, अधिक लोचदार और बेलोचदार मांग, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और चैनल को शेयर जरूर करें, इन क्लासों को शेयर जरूर करें। और आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग की आय लोच क्या है, सीमांत आगम तथा मांग की कीमत लोच क्या है, ठीक है, और एंजिल वक्र क्या है, क्या है, इन सब बातों पर हम आगे की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्लास की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिए।